हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी कृतिका पाठ्य पुस्तिका का दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे थे। इसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी। तो ये चैप्टर आपका एक यात्रा वृतांत है और इसके कुछ प्रश्न उत्तर हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिए थे। आगे के प्रश्न उत्तर और साथ में इसका सारांश और कुछ कठिन शब्दों को भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 7 है, इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो इस यात्रा वृतांत के दौरान लेखिका ने हिमालय के किन जो यात्रा में जिन चीजों का वर्णन किया है वही हमने अपने शब्दों में यहाँ पर लिखना है। देखिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखा है। ज्यों ज्यों ऊंचाई पर चढ़ते जाए हिमालय विशाल से विशालतम होता चला जाता है और हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े हुए तो कहीं हल्का पीलापन लिए हुए प्रतीत होता है। चारों तरफ हिमालय की गहनतम वादियां और फूलों से लदी घाटियां थी। कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला और देखते ही देखते सब कुछ जो है समाप्त हो गया, मानो किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ रहे थे वहां पर धुंध भी थी और बादल भी वहां पर छा रहे थे। तो कभी बादलों की मोटी चादर के रूप में सब कुछ बादलमय दिखाई देता है, तो कभी कुछ और। कटाव से आगे बढ़ने पर पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। चारों तरफ दूध की धार की तरह दिखने वाले जलप्रपात थे, तो वहीं नीचे चांदी की तरह कौंध मारती तिस्ता नदी, जिसमें लेखिका के हृदय को जो है आनंद से भर दिया था और स्वयं को इस पवित्र वातावरण में पाकर भाव विभोर हो गई थी। कौन? लेखिका। और जिसने उसके हृदय को जो है काव्यमय बना दिया था। तो ये प्रश्न भी आप कर चुके थे। प्रश्न नंबर 8 है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 8, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। तो देखिए, इस प्रश्न को लिखें। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। तो जो भी आपने इस यात्रा वृतांत में लेखिका के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है उसी का हमने यहाँ पर चित्र खींचना है, उसी को हमने यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को लगा कि इस सारे जो है परिदृश्य में को वह अपने अंदर समेट ले। क्योंकि उन्होंने क्या कहा, जब सब लोग जो है वहां चित्र खींच रहे थे वो इस पूरे दृश्य को अपने अंदर समेट रही थी। ठीक है, आगे लेखिका बताती हैं कि चित्र लिखित सी माया और छाया के अनूठे खेल को भर भर आंखों से देखती थी जा रही थी और उसे लगा कि प्रकृति उसे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों करने पर तुली हुई है। इन अद्भुत और अनूठे नजारों ने लेखिका को पल भर में ही जीवन की शक्ति का अनुभव करा दिया था। उसे ऐसा लगने लगा था कि वह देश व काल की पारापार से दूर बहती धारा बनकर बह रही है और उसके मन की जो है सारा मैल और वासनाएं इस निर्मल धारा में बहकर नष्ट हो गई है। ठीक है, तो ये सब हम उस जो यात्रा वृतांत हमने पढ़ा है चैप्टर में उसी से हम इस प्रश्न के उत्तर लिख रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन से दृश्य जो है झकझोर गए। प्रश्न नंबर 9 है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए थे। उत्तर लिखेंगे। चलिए, तो लेखिका हिमालय यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई थी, परंतु जीवन के कुछ सत्य जो वह इस आनंद में भूल चुकी थी, अकस्मात वहां के जनजीवन ने उन्हें झकझोर दिया था। क्या क्या चीजें उन्होंने देखी कि इस आनंद के बीच जो है कहीं ना कहीं उनके मन में एक दुख का भाव और जीवन के रहस्यों को जान करके, यहाँ के लोगों को देख करके उनके मन को झकझोर दिया था। वहां कुछ पहाड़ी औरतें थी जो मार्ग बनाने के लिए पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी।
तो जब वो इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रही थी, एकदम से उनको क्या दिखता है वहां पर कि कुछ जो पहाड़ी औरतें हैं वो पत्थरों पर बैठकर उन पत्थरों को तोड़ती उनको दिखी। उनके आटे सी कोमल हाथ काया पर हाथों में जो है कुदाल और हथौड़े थे। ठीक है, और कईयों की पीठ पर बच्चे भी बंधे हुए थे और इनको देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ कि ये हम जो है सैलानियों के भ्रमण के लिए जो है हिमालय के इन दुर्गम घाटियों में मार्ग बनाने का काम कर रही है, जहां पर जान कब जाए कोई नहीं जानता है, क्योंकि वहां पर उनको जो है ये बताया गया कि इसमें जो है इनकी जान भी जा सकती है और पिछले ही महीने किसी की जान इस रास्ते को बनाने में चली गई थी। तो इस घटना ने और इस सत्य को जानकर लेखिका के मन को जो है झकझोर दिया था और वो जो है इस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में जो है दुखी हो गई थी। तो आगे देखिए, इनके लिए यह भोजन मात्र पाने का साधन है। अब लेखिका को ये लगा कि इतना कठिन परिश्रम करती हैं ये औरतें और फिर ये जो है सिर्फ और सिर्फ इनका भोजन मात्र का साधन है। इससे उनकी जो जीवन शैली की जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो भी पूर्ण नहीं हो पाती हैं। सिर्फ भोजन की प्राप्ति के लिए वो इतना कठिन परिश्रम कर रही है। तो इससे लेखिका को जो है अंतर मन से एक जो है दुख का जो है उनके प्रति भाव उत्पन्न हुआ और वो दुखी हो गई। और हमारी जैसी जो है सैलानियों के लिए मनोरंजन का दूसरी बार उनकी जो है जादुई निंद्रा तब टूटी जब उनसे पहाड़ी बच्चों को उनसे लिफ्ट, आधा फौ है, मांगते देखा। अब अगली बार पहले वो उन औरतों को देखती हैं जो वहां पत्थरों पर बैठ करके पत्थर तोड़ रही थी, रोड़ी बना रही थी। अब आगे जब वो चली तो उन्होंने क्या देखा, छोटे छोटे बच्चे उनको लिफ्ट मांग रहे थे और तब उन्हें जितेंद्र ने क्या बताया कि वे जो बच्चे हैं वो लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते हैं और इतना ही नहीं, स्कूल जाने के बाद वे अपनी माताओं के साथ वहां पर काम किया करते हैं। सिर्फ स्कूल ही उनका जो है जीवन का जो दैनिक जो उनकी दिनचर्या है, स्कूल जाना ही नहीं है, बल्कि वो जो है अपने माता पिता के साथ हाथ बटाते हैं, साथ में वहां पर काम भी करते हैं। तो दूसरी बार जो है उनको झटका कब लगा, जब वो देखते हैं उनको जो है फिर से वो उस प्राकृतिक सौंदर्य में डूब जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में देखती है कि कुछ बच्चे उनको उनकी जीभ से जो है लिफ्ट मांग रहे हैं। तो फिर पूछने पर जितेंद्र उनको बताता है कि ये जो है बहुत दूर दूर से जो है स्कूल जाते। तो देखिए 7-8 साल के बच्चों को रोज 3-3.5 किलोमीटर का सफर तय कर स्कूल पढ़ने जाना पड़ता है और स्कूल के पश्चात वे बच्चे जो है मवेशियों को चराने तराते हैं और लकड़ियों के गट्ठर भी ढोते हैं। अब यही नहीं है कि स्कूल ही जाना उनकी दैनिक दिनचर्या है, वे जो है स्कूल जाने के बाद मवेशियों को चराते हैं और साथ में लकड़ियों के गट्ठर भी ढोते हैं। तीसरे, लेखिका ने जब चाय की पत्तियों को चुनती हुई सिक्किमी परिधान से ढकी हुई लड़कियों को देखा, बोकू पहने उनका सौंदर्य इंद्रधनुष छटा बिखेर रहा था, जिससे देख करके जो है उनका मन जो है मंत्र मुग्ध हो गया था, यानी कि उनको देख करके वो बड़ी प्रसन्न हो गई थी। उन्हें मेहनत करती हुई इन बालाओं का सौंदर्य असह्य लग रहा था। ठीक, ये इतनी सुंदर और इस प्रकार से ये जो है क्या कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, लेकिन उनको वो अच्छा भी लग रहा था क्योंकि वो लोग जो हैं, और उसमें जो है एक जो महिला थी जिन्होंने लाल चटक रंग का लाल रंग के कपड़े पहने थे, तो वो जो है उस हरी हरी पत्तियों में वो जो सौंदर्य था वो बड़ा सुंदर लग रहा था उस प्राकृतिक सौंदर्य में। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे प्रश्न का उत्तर। तो प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य यहाँ पर झकझोर देते हैं। तो पहला दृश्य, जब वो जो है वहां के जनजीवन के बारे में जो है देखती हैं तो उनका मन जो है दुखित होता है और जब उनको दिखता है कि कुछ औरतें पहाड़ पर पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही हैं और साथ में जो है उनके हाथ में कुदाल और हथौड़े थे। कईयों की पीठ पर उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। ठीक है, बच्चों को वो पीठ पर बांध करके इस प्रकार से कठिन परिश्रम कर रही थी और वहां जाने के लिए वो रास्ता बना रही थी। कईयों के पीठ पर बच्चे बंधे थे। उनको देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ कि ये हम सैलानियों के भ्रमण के लिए हिमालय की इन दुर्गम घाटियों में मार्ग बनाने का कार्य कर रही है। अब इस प्रश्न को आप स्वयं लिखिएगा क्योंकि आप समझ गए हैं और पूरा यात्रा वृतांत हम पढ़ चुके हैं। ठीक है,
और हमारे जैसे सैलानियों के लिए ये मनोरंजन का भी काम करती है। दूसरी बार उनकी जादुई निद्रा तब टूटी जब उसने जो है पहाड़ी बच्चों को उनसे लिफ्ट मांगते देखा और उनको ये बताया गया कि ये महज 7-8 साल के बच्चे रोज 3-3.5 किलोमीटर का सफर तय करके स्कूल पढ़ने जाया करते हैं और जो पहाड़ी रास्ता है वहां पर 3-3.5 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है। तो अब जो है उनको ये चीजें देखकर भी उनका मन जो है झकझोर हो जाता है। स्कूल के पश्चात वे बच्चे मवेशियों को चराते हैं तथा लकड़ियों के गट्ठर को ढोते हैं। तीसरी लेखिका ने जब चाय की पत्तियों को चुनते हुए सिक्किमी परिधान में ढकी हुई लड़कियों को देखा, बोकू पहने उनका जो सौंदर्य है वो इंद्रधनुष को जो है छटा बिखेर रहा था, जिससे उसे जो है मंत्र मुग्ध कर दिया था लेखिका को और उन्हें मेहनत करती हुई इन बालाओं का सौंदर्य असह्य लग रहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, ये आपको लिखना है, उल्लेख करना है कि जो भी सैलानी हैं उनका जो वहां जाते हैं देखने के लिए, यात्रा करने जाते हैं, तो अलौकिक अनुभव करने के लिए किन किन लोगों का यहाँ पर बलिदान होता है। तो इस यात्रा वृतांत में जितने भी लोगों को आपने देखा है, कुछ जो पहाड़ी औरतें हैं वो जो रास्ता बना रही थी उनको आपने देखा, ठीक है। तो जो भी आपने इस यात्रा वृतांत में देखा है वो सभी इसके उत्तर में आप लिखेंगे। तो सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में सबसे बड़ा हाथ एक कुशल गाइड का होता है, जो कि यहाँ पर कौन था, जितेन, जिन्होंने लेखिका को हर जगह के बारे में बताया है। और एक कुशल गाइड की क्या क्या भूमिका होती है, इससे पहले हम 7 पॉइंटों में आपको कल की क्लास में बता चुके हैं कि एक कुशल गाइड को कैसा होना चाहिए। जब आप यात्रा कर रहे हो तो वो आपको उस जगह के बारे में बताए, उस जगह की जो प्राकृतिक और जो वहाँ की जो इतिहास है उसके बारे में भी बताई। तो यहाँ पर उनको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला। एक तो उनको ये पता चला कि जो सफेद श्वेत पताकाएं वहां फहराई थी वो किस लिए वहां लगाई जाती है। तो उनके गाइड ने उनको क्या बताया कि जो बुद्धिस्ट हैं उनमें से यदि कोई बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए वहां पर 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। साथ में वहां पर एक धर्म चक्र था, जिस प्रकार से जब लेखिका को लगा कि हमारे पूरे हिंदुस्तान की आत्मा एक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी कोने में रहता हो, पहाड़ में हो या मैदान में हो, हमारे पूरे भारत की जो आत्मा है वो एक जैसी है। क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि जिस प्रकार से पहाड़ी इलाकों में वो धर्म चक्र घुमा करके अपने पापों को मिटाने की, अपने पापों को खत्म करने की, समाप्त करने की जो एक परंपरा थी, वो हमारे मैदानी इलाकों में भी है। जैसा कि हम सभी लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं अपने पापों को धोने के लिए, और आजकल तो लोग बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं क्योंकि कुंभ का मेला चल रहा है, तो सभी लोग अपने पापों को धोने जो है गंगा स्नान करते हैं। तो इसे देख करके लेखिका के मन में ये भाव आया कि पूरा जो हमारा हिंदुस्तान है, पूरा भारत है, उनकी आत्मा एक है, चाहे वो पहाड़ी इलाके में हो, चाहे वो मैदान में हो। तो हमारी जो है, हम जो है वैज्ञानिक तौर से चाहे कितने भी आगे बढ़ चुके हों, लेकिन फिर भी हम ये मान्यताएं रखते हैं। ये हमारी जो है मान्यताएं हैं और ये हमारी संस्कृति है, तो इसको हम मानते ही हैं। तो एक गाइड का क्या सबसे बड़ा जो योगदान होता है, एक गाइड का होता है। गाइड क्या करता है, आपको जिस भी जगह पर आप जा रहे हैं उसके बारे में वो बताता है, उसके इतिहास के बारे में बताता है, और उसको क्या होना चाहिए, एक तो बुद्धिमान होना चाहिए, उसको जो है बताने की जो उसकी शैली है। अब आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, आपका कोई गाइड है जो आपको बता रहा है यहाँ पे ये चीजें हैं, आपको उसको वहाँ की पूरी जानकारी पता होनी चाहिए कि हाँ ये स्थान ऐसा है, यहाँ का इस प्रकार का इसका इतिहास है, ठीक है। और यदि उस आपको कोई खतरा होता है तो उसको, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो किस प्रकार से आपको उस खतरे से बचाए। तो सबसे सैलानियों को प्रकृति और अलौकिक छटा का अनुभव कराने में सबसे बड़ा जो एक हाथ होता है, एक कुशल गाइड का होता है, क्योंकि वो वहाँ के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताएगा कि ये चीजें यहाँ पर हैं, इसका क्या इतिहास है और क्या कहाँ कहाँ, जैसे कि इनको यहाँ पर लेखिका को जितेन ने बताया।
तो सबसे बड़ा हाथ यहाँ पर एक कुशल गाइड का होता है, जो अपनी जानकारी व अनुभव से वो जो है सैलानियों को क्या करता है, प्रकृति व उस स्थान के दर्शन कराता है। अब आप कहीं जा रहे हैं और आपको कुछ नहीं पता वहाँ के बारे में, तो फिर आप जाएंगे और आपको कोई नॉलेज नहीं होगी, कोई ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा। आप जैसे गए थे सिर्फ और सिर्फ आप प्रकृति को देख कर आएंगे और आप ना उस जगह के बारे में जान पाएंगे और ना ही उस स्थान के बारे में आप जो है आप एक प्रकार से उस वहाँ आकर्षित नहीं हो पाएंगे। अब यदि आपको कोई उस जगह के बारे में कुछ बता रहा है तो फिर आप ध्यान से भी सुनेंगे और वहाँ के प्रति जो है आपके जानने की उत्सुकता भी बढ़ेगी। तो एक सैलानी को जो है प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो एक कुशल गाइड का ही होता है। अब उसकी बोलने की शैली ऐसी होनी चाहिए कि आप उसकी बात को सुने। ऐसा नहीं है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट बातें भी आपको बता रहा है, महत्वपूर्ण आप बातें बता रहा है, लेकिन आप उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो ये भी जो है, इससे भी जो आपकी यात्रा है, सैलानी जो है फिर अरुचिकर बन जाते हैं और कभी-कभी जो है वो आधी यात्रा करके कि कुछ भी नहीं है आगे, तो यदि वो आपको अपनी बातों से अपने वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का जो है वृतांत आपको बताता रहे, तो फिर आप जो है उसके प्रति आकर्षित भी होंगे और आप उस यात्रा को जो है एंजॉय भी कर पाएंगे। तो एक कुशल गाइड का यहाँ पर सबसे बड़ा हाथ होता है और एक कुशल गाइड की क्या-क्या उसकी विशेषता होनी चाहिए, हमने इससे पहले प्रश्न में किया है जिसमें हमने 7 पॉइंट पर बात की थी। तो वो सारी जो है एक कुशल गाइड की क्या होनी चाहिए, उसके अंदर जो है गुण होने चाहिए। जो अपनी जानकारी, अब वो करेगा क्या, जो उसको जानकारी है, यदि उसको उस स्थान के बारे में जानकारी है तो वो अपनी जानकारी और अनुभव से जो है सैलानियों को क्या करेगा, प्रकृति व स्थान के दर्शन कराता है। कुशल गाइड इस बात का ध्यान रखता है कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बनी रहे, ताकि भ्रमणकर्ता के भ्रमण करने का जो प्रयोजन है वो सफल हो जाए। तो इससे पहले भी ये प्रश्न दूसरा था, लेकिन वहां एक कुशल गाइड की क्या थी, गुण क्या क्या होने चाहिए ये था। लेकिन वही प्रश्न का उत्तर यहाँ पर भी आ जाता है कि एक कुशल गाइड क्या करता है, वो जो है इस बात का ध्यान रखेगा कि जो भ्रमण करता है वो जो है रुचि उस यात्रा में उसकी रुचि बनी रही। ऐसा नहीं है कि वो यात्रा करते करते इतना बोर हो जाए कि वो आधी यात्रा से ही वापस आ जाए। तो एक कुशल गाइड का ये काम होता है कि वो उसको जो है उस स्थान के बारे में बहुत अच्छे से बताए और उसको जो है आकर्षित तरीके से बताए। ठीक है, तो ये जो है उसका काम होता है, ताकि भ्रमणकर्ता के भ्रमण करने का प्रयोजन सफल हो जाए, ताकि वो उस जानकारी उस जगह के बारे में जो है अच्छे से जान पाए। अपने मित्रों और सहयात्रियों का साथ पाकर यात्रा और भी जो है रोमांचकारी व आनंदमयी बन जाता है। जैसे कि लेखिका के साथ यहाँ पर उनके और भी मित्र थे, तो उनके साथ जा करके जो है, क्योंकि आप यात्रा आप अकेले करेंगे तो आप तब भी बोर हो जाएंगे। तो आपको जो है कहीं न कहीं आपके साथ की आवश्यकता होगी, आपको अपने मित्रों की, अपने सहयात्रियों की आवश्यकता होगी। तो इनका साथ पाकर भी यात्रा और भी रोमांचकारी और आनंदमयी बन जाती है। और कहीं यदि आप डर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपके अपने जो मित्र हैं वो आपको सहारा भी देते हैं और उनकी बातों से आप जो है फिर धैर्य भी आप रखते हैं। वहाँ के स्थानीय निवासियों व जनजातियों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब आप कहीं यात्रा कर रहे हैं और वहाँ के जो लोग हैं उनका भी बहुत जो है इसमें योगदान होता है कि आपकी यात्रा कितनी रोमांचकारी बने, कितनी आनंदमय बने। उसके द्वारा ही उनके द्वारा ही इस छटा के सौंदर्य को बल मिलता है, क्योंकि यदि वे ना हो तो वो स्थान नीरस और बेजान लगने लगता है। तो जब लेखिका एक सिक्किम के उस हिमालय की तरफ जो है वो जा रही थी, तो वहां उनको फिर वो जो लोग दिखे तो उनसे जो है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आकर्षित हो जाती है कि इसने दूरस्थ स्थान में भी लोग रहते हैं और उनको देख करके कहीं ना कहीं जो है उनका जो नीरसपन है वो खत्म हो जाता है कि यहाँ पर भी लोग बसते हैं, यहाँ पर भी लोग रहते हैं। फिर हम जानने के लिए जो है थोड़ा सा उनके प्रति उत्सुकता हमारी बढ़ जाती है कि इतने पहाड़ी इलाके में ये लोग कैसे रहते हैं, कैसे इनका गुजारा चलता है, किस प्रकार से इनकी जीवन शैली है और किस कठिनाई से ये जो है यहाँ पर अपने दैनिक जीवन इनका किस प्रकार का होता है। तो ये भी बहुत आवश्यक होता है कि वहां पर लोग हों, नहीं तो वो जो यात्रा है, अगर यहाँ कोई वीरान स्थान में आप यात्रा कर रहे हैं, कोई भी वहां मनुष्य या सैलानी कोई आपको दिख नहीं रहा है, तो फिर यात्रा जो है कहीं ना कहीं नीरस हो जाती है। तो वहां के निवासियों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी यात्रा में जो है
को जो है महत्वपूर्ण बनाने के लिए। उनके द्वारा ही छटा के सौंदर्य को बल मिलता है, क्योंकि यदि वे ना हो तो वो स्थान नीरस और बेजान लगने लग जाता है। आप किसी स्थान पे जा रहे हैं, वहां कोई भी नहीं बसता है, तो फिर जो है वो आपको बेजान लगेगा। लेकिन वहां पर जनजाति है, कोई मनुष्य है, कोई प्राणी वहां रह रहा है, कोई मनुष्य वहां रह रहा है, तो फिर आप भी उत्सुक हो जाएंगे कि कैसा इनका जीवन है और किस प्रकार से यहाँ रहा करते हैं। ठीक है। तथा सरकारी लोग जो व्यवस्था में संलग्न होते, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, और सरकारी जो लोग होते हैं उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि हमारे जो है बहुत दूर स्थान में जब हम जाते हैं तो हमारी कई आवश्यकताएं पड़ जाती हैं, जिसमें जो सरकार की व्यवस्था होती है, सरकार के जो लोग हैं वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है। तो ये जो है आवश्यकताएं इन सब लोगों का जो है किसी यात्रा में महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो चलिए इसको लिखिएगा। सैलानियों को प्रकृति के अलौकिक छटा का अनुभव कराने के लिए किन किन लोगों का स्थान होता है, किन किन लोगों की जरूरत होती है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लेखिका ने क्या कहा, उन जो पहाड़ी औरतें हैं जो कठिन परिश्रम कर रही थी, और जब उनको ये बताया गया कि इनसे मात्र इनके भोजन की व्यवस्था हो पाती है, इनको इनकी जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं तक पूरी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ भोजन की व्यवस्था करने के लिए ये इतना कठिन परिश्रम कर रही हैं। तो फिर लेखिका ने क्या कहा कि कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है, यानी कि ये समाज के लिए कितना कुछ कर रही है। देखिए वहां पर वो रोड बना रही हैं, वहां पर रास्ता बना रही हैं उस पहाड़ी इलाके पर, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ भोजन की व्यवस्था ही हो पाती है। तो यहाँ पर लेखिका को ये चीज भी, तो ये प्रश्न पूछा गया है कि ये कितना कम लेकर के इतना ज्यादा ये समाज को देती है। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता जो देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है, कि जो हमारी आर्थिक प्रगति हो रही है उसमें आम जनता की क्या क्या भूमिका है। इस प्रश्न का उत्तर, तो देखिए पत्थरों पर बैठकर श्रमिक महिलाएं पत्थर तोड़ती हैं, उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं, और कईयों की पीठ पर बंधे जो टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं। ठीक है। तो पहाड़ी इलाकों में जब महिलाएं क्या करती हैं, श्रम कर रही हैं और पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही हैं, उनके हाथों में कुदाल है और हथौड़े हैं, कईयों की पीठ पर बंधे जो टोकरी है उसमें उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं, और वे काम करते रहते हैं। हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं, और बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। इन्हीं की भांति आम जनता भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में जो है वो जो है क्या करता है, बहुत कठिन परिश्रम करता है। तो जैसे कि इस यात्रा वृतांत में क्या बताया गया, ये जो चीजें हैं ना ऊपर, ये आपको यात्रा वृतांत में बताया गया था कि इस प्रकार का कठिन परिश्रम करता, और ये जो है उनके जो सहयात्री थे उन्होंने क्या बताया लेखिका को कि आप इन पर ध्यान मत दीजिए, ये देश की आम जनता है, ऐसा नहीं है कि ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, और ये हमारे देश की आम जनता है जो अधिक परिश्रम करता है और कम उसको श्रम दिया जाता है, उसका मानदेय कम दिया जाता है, ये हमारी आम जनता का हाल है। ठीक है। तो अब यहाँ पर इसी पर प्रश्न पूछा गया है कि हमारी देश की जो आर्थिक प्रगति है उसमें हमारी आम जनता, हमारे देश की जो आम जनता है उसका क्या सहयोग है, उसका क्या यहाँ पर योगदान है। तो जिस प्रकार से ये सिक्किम की ये औरतें जो है वहां पर श्रम कर रही हैं, उसी प्रकार इन्हीं की भांति आम जनता भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में क्या करता है, जीविका रूप में देश और समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। जो आम जनता होती है उसकी जो है सिर्फ मूलभूत आवश्यकताओं की, रोटी कपड़ा और मकान, बस 3 हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके लिए ये अधिक परिश्रम करता है। ठीक है। जीविका रूप में देश और समाज के लिए ये जो है बहुत कुछ करते हैं। जैसे हमारी जो सड़कें हैं जिन पर हम जो है अपनी सुविधाएं जो है ढूंढते हैं, लेकिन क्या हम उन सड़क बनाने वालों के बारे में सोचते हैं कि कितना परिश्रम करने के बाद वो ये सड़कें बना रहे हैं।
जो पहाड़ी मार्ग हैं वो कौन बनाता है? क्या हमने उन बनाने वालों के बारे में सोचा है? तो हम जो है, हमारी देश की प्रगति तो हो रही है, लेकिन वो जो हमारी देश की आम जनता है, जो है इस हमारी जो आर्थिक प्रगति है, जो हमारे विकासशील देश से हम जो है विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें जो है किसकी सबसे ज्यादा भागीदारी होती है? ठीक है, तो जो सड़कें हैं उनको कौन बनाता है? एक मजदूर बनाता है, और जो हमारा आम जनता, जो आम हमारी जनता है, वही बनाता है। फिर जो हमारी पहाड़ी मार्ग हैं, इनको भी आम जनता ही बनाती है, और उसके लिए उसकी सिर्फ और सिर्फ मूलभूत आवश्यकताएं ही पूर्ति उसको हो पाती हैं, उसकी जो है आवश्यकताएं भी जो है पूर्ण नहीं हो पाती हैं। नदियां, पुल आदि बनाना, ये सभी काम कौन करता है? एक श्रमिक करता है, एक आम जनता का, जो एक आम मनुष्य ही करता है, तो आम व्यक्ति ही करेगा। खेतों में अन्न उपजाना, अब देखिए जो किसान है, हम तो बैठ करके ले लेते हैं, जो किसान है वो कितना श्रम करता है, कितना कठिन परिश्रम करता है। तो ये सब जो है कपड़ा बुनना, खानों और कारखानों में कार्य करके अपनी सेवाओं से राष्ट्र आर्थिक और सहदृढ़ता का प्रदान करके जो है उसकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाते हैं। तो हमारे देश का जो किसान है, जो श्रमिक है, वो जो है हमारे देश की विकसित, हमारे क्या, किसी भी देश के लिए वो उसकी रीढ़ की हड्डी है। लेकिन हम लोग उसके बारे में कम सोचते हैं, उसके श्रम और कठिन परिश्रम को हम जो है वो जो है उसकी आवश्यकताएं पूरी करने की हम लोग नहीं सोचते हैं। तो ये है हमारे देश की जो आम जनता है उसका, हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें उसका योगदान। हमारे देश की आम जनता जितना श्रम करती है उसे उसका आधा भी प्राप्त नहीं होता है, परंतु फिर भी वो जो है असाध्य कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करते हैं। वो समाज का कल्याण करते हैं, परंतु बदले में उन्हें स्वयं जो है नाम मात्र का ही अंश प्राप्त होता है। अब जो किसान है वो जो है कितना श्रम करता है, वो कितना कठिन परिश्रम करता है, रात दिन एक करता है, लेकिन उसके लिए जो है हम लोग जो है उसका आधा भी उसको प्राप्त नहीं होता है, जबकि उससे पूरे देश की आवश्यकताएं पूरी हो रही है। हम जो है अपनी संपूर्ण आवश्यकताएं उस पर निर्भर है। ठीक है, तो वो जो है हर बार अपने कर्तव्य को समझकर इस काम को करता है, परंतु बदले में उसे जो है स्वयं नाम मात्र का ही अंश प्राप्त होता है। देश की प्रगति का आधार जो है, हमारे देश की जो प्रगति है उसका आधार यही आम जनता है, जिसके प्रति सकारात्मक आत्मीय भावना भी नहीं होती है। अब देखिए जो श्रमिक है उसके प्रति हर किसी का भाव क्या होता है कि ये गरीब है, ये श्रमिक है, तो हम जो है उसके प्रति सकारात्मक भावनाएं भी नहीं रखते हैं, या गरीब को जो है एक उसकी जो भावनाएं होती है, हर किसी की, जो अमीर जो है गरीब के प्रति जो है कुछ नकारात्मक भावनाओं के साथ वो उसके साथ बात करता है, या उसके साथ कभी कभी बात नहीं भी करता है, लेकिन हमारी सोच तक उनके साथ नहीं रहती है। ठीक है, यदि ये आम जनता ना होती तो हमारे देश की जो प्रगति है का पहिया रुक जाएगा। तो ये जो है कहीं ना कहीं हमारे देश की प्रगति का रीढ़ की हड्डी, और इसको कह सकते हैं पहिया, ये हमारे आम जनता ही है, वो श्रमिक ही है, वो किसान ही है, जिसकी वजह से हम जो है अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। प्रश्न नंबर 12, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए आज की जो पीढ़ी है वो प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ कर रहा है। आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति को प्रदूषित किया जा रहा है। हमारे पास जितने संसाधन हैं उन साधनों को हम जो है कहीं ना कहीं उसको विपरीत उसका जो है प्रयोग कर रहे हैं, हम प्रदूषित कर रहे हैं। अब देखिए सुख सुविधाएं, मजदूर काम कर रहा है, सड़कें बने उसमें हमारे मजदूर लगे, लेकिन हम लोग जो संपन्न लोग हैं वो जो हैं उसको प्रदूषित कर रहे हैं। हमारे कारखानों से निकलने वाले जल में खतरनाक जो केमिकल हैं वो रसायन होते हैं, जिसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, और उसी नदी का पानी जो है कई लोग पीते हैं। ठीक है, साथ में घरों से जो निकलने वाला दूषित जल भी नदियों में ही जाता है, जिसके कारण हमारी नदियां लगातार दूषित होती जा रही हैं। ठीक है,
अब नदियां जो हैं, नदियों का जल पीने लायक नहीं रहा है। इसका जीवंत जो है उदाहरण यमुना नदी है, जो आज एक नाले में बदल गई है। वनों वनों को अंधाधुंध कटाई से मृदा का कटाव होने लगा है, जो बाढ़ को आमंत्रित कर रहा है। दूसरे, अधिक पेड़ों की कटाई ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ा दी है, जिससे वायु प्रदूषित हो रहा है, प्रदूषित होती जा रही है। हमें चाहिए कि हम मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें। हम सबको मिलकर अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए। पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि वातावरण की जो शुद्धता है वो बनी रहे। हमें नदियों की निर्मलता और स्वच्छता को भी बनाए रखना चाहिए। इसके लिए कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल को जो है नदियों में डालने से रोकना चाहिए। नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करना के लिए जो है अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर एक और लास्ट प्रश्न है कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है, और प्रदूषण के और कौन कौन से यहाँ पर दुष्परिणाम सामने आए हैं ये लिखना है आपको। यहाँ पर क्या कहा था, एक सिक्किमी युवक ने लेखिका को कहा था कि प्रदूषण के कारण जो स्नोफॉल है वो कमी उसमें आ गई है, और जब बर्फ कम गिरेगी तो कहीं ना कहीं पानी का स्तर भी कम हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपने घर से करके लाना है कि इसमें अब यदि प्रदूषण के कारण, क्योंकि स्नोफॉल तो कम हुई ही है, साथ में प्रदूषण के कारण कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, ये सब आपको इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है और आपको लिखना है। ठीक है। चलिए इस प्रश्न को आप लिखिएगा, नोट करें इसे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा कि प्रदूषण के कारण और कौन कौन से जो है हमें दुष्परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं, कौन कौन सी हमारी बीमारी होती है। और प्रदूषण में जो है कई बार आपको निबंध लिखने के लिए भी आ जाते हैं, तो प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। और प्रदूषण भी कई प्रकार के, आपके वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, आपका जो है बहुत सारे जो है आपका जो आवाज से भी जो है आपका ध्वनि प्रदूषण भी हो जाता है। तो क्या क्या इसके हानिकारक कारण हैं और इसको कैसे आप सुधारें, एक निबंध रूप में आप इसको लिखेंगे। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।